अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस पर्दा में नामवर माहिर आईनो कानून और सियासी तजियाकार मोहम्मद अजहर सदीक के साथ अकरम राई आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे आज के मौज़ूआत में आईनी बेंच में 26वीं तरमीम के बारे में जो केस की फिक्सिंग हुई है वो सरे फहरिस्त है। और उसके बाद कॉमनवेल्थ की जो ऑब्जर्वर्स ग्रुप की रिपोर्ट है उसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के लिए ही नहीं, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए भी इंतहाई शर्मनाक हैं, जो इलेक्शन कमीशन के दफा में पेश पेश रहते थे। इसके बाद हमारा अगला मौजू ये है कि पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अब्दुल लतीफ चित्राली और शिबली फराज के खिलाफ हुक्म इम्तनाई खत्म कर दिया। ये एक नई डेवलपमेंट है। और जो दर्दनाक सूरत हाल कश्मीर में है और वहाँ पे जो शहादतें हुई हैं वो बड़ी तकलीफ देह हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सर, सबसे पहले ये आईनी बेंच में 26वीं तरमीम की जो फिक्सेशन हुई है उसमें दीगर पिटिशनर्स के साथ साथ आप भी पिटिशनर हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि इस दंगल में आप भी मैदान में उतरने वाले हैं। अच्छा, चोई साहब देखिएगा, ये 26वीं आनी मैं आपको बताता चलूं तारीखी तौर पर। मैंने 18वीं तरमीम भी चैलेंज की थी और 19वीं तरमीम भी। उस वक्त इफ्तिखार चौधरी ने लड़ाई तो बड़ी रही, जी। लेकिन 19वीं आईनी तरमीम से अदलिया को बचा लिया था। ये बड़ी बात याद रखिएगा। जी। 18वीं तरमीम में भी कोशिश की थी कि जजेस की तैनाती और सारा प्रोसीजर अपने तक खींच के ले जाना। और वो पार्लिमानी कमेटी का किरदार उसमें बहुत ज्यादा था। बिल्कुल भी ये बड़ी वजाहत के साथ बातें। तो लेकिन उस वक्त इफ्तिखार चौधरी की वजह से ये एडवांटेज हुआ उस वक्त की, यानी जुडिशरी खड़ी होगी ना। आज ये सारा निजाम इसलिए गिरा, जुडिशरी खड़ी नहीं हुई, बैठ गई है जुडिशरी। आपके कहने की मुराद ये कि 18वीं तरमीम में जुडिशरी खड़ी हो गई और 26वीं तरमीम में जुडिशरी लेट गई। जो मेरे नजर आ रहा है ना आपके सामने, मुझे ये बताएं, ये जनवरी में तय हुआ था 3 हफ्ते में लगना, और फुल कोर्ट के सामने लगना है। ये मैंने सवाल उठाया था वहां बैठकर, क्यों फुल कोर्ट के सामने नहीं लगाया? क्यों डरी हुई है हमारी आईनी अदालतें? किस बात का डर है, खौफ है? भाई आप सारे तो उसका क्रिएचर हैं, आपको तो फायदा लिया उस सारे से। आज हाजी मीनुद्दीन खान साहब या बाकी जितने जजेस यहां से गए हैं, उस 26वीं आईनी तरमीम, यानी आप बेनिफिशियरी हैं और आप ही बैठे फैसला करेंगे। हमारा ये उस दिन एतराज होगा। और हम आपको बता दें, एक बात तो आपके सामने इस प्रोग्राम में बताता चलूं कि लाइव स्ट्रीमिंग की गुजारिश होगी हमारी, नंबर वन। जी। नंबर टू, हम फुल बेंच की बात करेंगे उस दिन भी, ये भी बता दें आप। जी। मैं कोशिश तो मेरी होगी कि शायद इस्लामाबाद हुआ ना, मैं लाहौर में हुआ था, मैं वीडियो लिंक के जरिए ये बात जरूर करूंगा और ये जी। बात उठाऊंगा। और दूसरा जो है ना, भैया आपको अगर नहीं है, आप सारा फुल, आप पूरी सुप्रीम कोर्ट बिठा लेना। आप गैर आईनी बेंच, अच्छा माजरत के साथ, यानी वो गैर आईनी बेंच ही बना दिया ना, हाँ नॉर्मल जी। बेंच। सुप्रीम कोर्ट ने दो बना दी हैं। और देखिए यही फर्क है। ये मिसालें देते थे इंडियन कोर्टों की। इंडियन कोर्टों ने भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया है, तो उसने सीनियर मोस्ट जजेस को बना दी। यहाँ कौन से सीनियर मोस्ट जजेस है? या तो जूनियर जजेस डाले हुए हैं आपने, जो अभी लॉ अभी अभी मुख्तलिफ हाई कोर्टों से आए हैं, वो डाले हुए हैं आपने सारे। जी सीनियर बिल्कुल कितने ऐसे गए? ही और सीनियर हर एक को पता है कि जो जजेस बैठे हुए हैं उनका माइंडसेट क्या है। जैसे काजी भाई साहब माइंडसेट है माजरत के साथ। और अब जो पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, नजर आ जाएगा यहाँ पर क्या हो रहा है या किस तरह होना है, सारी बातों को सामने रखते हुए। तो ये एक हाई टाइम है। मैं ये समझता हूँ कि वकला बरादरी को ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। पिटिशन तो काफी ज्यादा लगी हुई है। और ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, ये तो बड़ा लंबा, ये 7 वाले दिन नहीं अभी डिसाइड होना। जी। ये अगर समातें शुरू हुई ना, तो वजह ये है कि हाजी अमीनुद्दीन साहब का, जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन साहब का वक्त खत्म होने वाला है, यानी उनकी रिटायरमेंट करीब है। और इससे अगला टारगेट जो है वो 27वीं आईनी तरमीम का है, जिसमें मियाद बढ़ाई जाएगी। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हटाकर अलहदा कर दिए जाएंगे। कोई इस तरह है। आगे कुछ नमाजों का, लेकिन मैं एस्टेब्लिशमेंट का एक तरीकाकार बताता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट जिसको इस्तेमाल करती है फेंक देती है बाद में, ये याद रखिए। कौन सा ऐसा बंदा है जो खिलाड़ी, ये मां सिवाय नवाज शरीफ के, नवाज शरीफ जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये इसको हर दफा कभी फेंक देती है कभी ले आती है, लेकिन फेंकती फूकती कोई नहीं। अगर फेंके तो उस तरीके से इसका तरीकाकार हो। अभी भी देखे ना,
यानी भारत से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हो, ये अब मैंने आपके सामने सब बताया था कि असल एजेंडा इमरान खान नहीं है। आपको याद होगा प्रोग्राम में मैं ये कहता जी रहा हूँ। बिल्कुल, आपने बार बार कहा था कि असल और एजेंडा ये इंडिया और इसराइल है। देखा ना, और ये इमरान खान भी बात कर चुका है। फिर आज आज अगर आप देखें, आज जो हम बातें कर रहे थे साथ, चले मैं इसके साथ ही वो जोड़ लेता हूँ बात, ताकि जरूरी है। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भरपूर तरीके से लड़ा जाएगा। और हम साबित करेंगे इंशाल्लाह कि ये जो है ना आइन से बेसिक स्ट्रक्चर से मुतसादम है। इसका मतलब पिक एंड चूज करना है, अपनी मर्जी के जजेस लाके बना है, और इस पे मुसल्लत हो जाना है एग्जेक्टिव का, जो आइन जो अदलिया की आजादी के मनाफी है। अब इसके साथ चीजें मैं 26 जो मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, और बहुत जरूरी है वो वाला, क्योंकि जी बात मेरे मुंह से निकली है। जी आपको याद है मैं सितंबर कहा करता था। अब सितंबर में बड़े बड़े इवेंट सारे आप देख लें। आप अल्लाह बिल्कुल ताला का ऐसे। शुक्र है, मेरे रब की बड़ी करम नवाजी है। हमें कोई इल्हाम तो नहीं होना, लेकिन हम जो बातों को फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है, बुजुर्गों की दुआएं साथ लाजू की वजह से ये सारे मामला हैं। और जी हमने ये बातें कही थी, यानी मिसाल के तौर पर सऊदीया पैक्ट पे देखिए, अमेरिका अमेरिका की तरफ से कोई रिजर्वेशन नहीं आई। और ये बड़े बड़ा है, अरमान शरीफैन की बात हमारे में बड़े एजाज की बात है। तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका भी हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए उसी तरह मुस्तैद है, जिसी तरह ये ना सऊदी अरब और पाकिस्तान हैं। ये ना बड़ी खुशाइंद बात है कि आलम ईसाइयत और आलम इस्लाम हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए मुतफिक हो गए हैं। क्या ये हुस्न इत्तफाक है, या इस हुस्न इत्तफाक के पीछे कुछ और है? देखिए वो इसहाकडार का आपने देखा नहीं, उसने कहा हमने तो मुआहदा किया है अमेरिका के साथ, अमेरिका का मुआहदा है इसराइल के साथ। जरा समझे ना बात को, ये समझ। और ये आज तक तारीखी तौर पर देख लें, सर सर मैं इसराइल सर मैं आपको एक रोकूंगा एक बात के लिए। मैं स्पेशली यानी कि ना वो इसहाक डार के हवाले से वो लाया था। उन्होंने सर 18 मई 18 मई 2021 को 21 को। एक ट्वीट की कि फलस्तीनी अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने का सिलसिला जारी। मुस्लिम हुक्मरान अगर अब भी इस बर्बरियत के खिलाफ उठ ना खड़े हुए तो रोजे माशर अल्लाह ताला को मुंह दिखाने के काबिल होंगे, और ना ही तारीख कभी उन्हें माफ करेगी। तमाम मुस्लिम ममालिक अगर सफ बंदी कर लें तो इसराइल की जुर्रत नहीं कि ये जुल्म मजीद जारी रह सके। अच्छा साहब, मुझे ये बताएं, मुनाफिक किसको कहते हैं? यानी अगर देखें ना, तो जिस सबसे जिसकी ज्यादा जो पुराने मजीद में जिस शख्स के लिए है ना, वो मुनाफिकीन के लिए लफ्ज है। बिल्कुल ऐसे आप ही है। यहाँ बैठ, यानी आप चंद फायदों के लिए, यानी वो फर्ज करें, जहन्नम के सबसे सख्त तबकों में जो नीचे वाला तबका है उसके अंदर फेंका जाएगा उन्हें। आप जरा गौर करें इस कुफार बात, से भी सख्त तबके अंदर जाएंगे वो। आप गौर करें इस बात के ऊपर। कल बहाना होता है जी मैं मजबूर था, कल ये कहा कि कहेगा कि ये मैं मजबूर, नोट कर लीजिएगा मेरी बात, मजबूर था मैं। भाई इस्तीफा दे देते जैसे तुम घर से। जैसे जैसे हदीबिया का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाते हुए ये मजबूर थे। डिप्टी वजीर आजम है, डिप्टी है, आपको डिप्टी का मतलब समझे आप, डिप्टी है ये। हाँ जी। और कमाल की बात है, यानी अपने ट्विटर अकाउंट से पहले ट्वीट किया, फिर वजारत खारजा की तरफ से ट्वीट करा के, और अब तो क्या बात रह गई, मिस्र की तरफ से बातें आ गई। और जो हमने जो 3 मुतालबात रखे थे, एक तो हमने कहा था जो कोई भी एग्रीमेंट है वो सामने लाया जाए और पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाए, ये हमने बड़ी बिल्कुल है। वजाहत के नुकात आ जाए। फिर हमने दूसरी बात की थी कि क्या फलस्तीन को ये ज्यादातर जो फलस्तीन वाले, ओ भाई ये हमास के हवाले से बात हो रही है, उसकी बड़ी कुर्बानी है, हमास को मंजूर है ये। और अब तो बात खुल के आ गई कि इसराइली पीछे हटना नहीं, तो किस बात का मुआहिदा है? कतर के वजीर आजम ने भी आज स्टेटमेंट दे दी है कि हमें भी इस मुआहदे के ऊपर तहफात हैं। नहीं, लेकिन आपको पता है कि मोदी के अच्छा, यानी पाकिस्तान के मोदी के नहीं, पाकिस्तान के यहाँ जो मोदी है, उसने वेलकम किया है इसको। ट्वीट मैंने देखा था, पता नहीं गलत है या सही है मुझे नहीं पता। मैंने तो किसी ने ट्वीट शेयर किया मेरे से, मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि वो भी वेलकम कर रहा है इस बात को। यानी मतलब ये हुआ कि वजीर आजम मोदी और वजीर आजम शहबाज शरीफ एक पेज पर आ गए। और देखिए, देखिए मैं नहीं कहा करता था, ये आसफ जरदारी कहा करते थे, बिलावल भुट्टो साहब, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर सज्जन जिंदाल सब अपना, मिटल, और फिर आमों की टोकरियां, साड़ियां, ये सारे कहाँ आते थे? अब तो लोग खुल के बात कर रहे हैं, अब तो सोशल मीडिया पे हो रहा है कि किस वक्त कौन गया, क्या कर रहा था।
तो ये अब उन्होंने कर लिया, चले अब कर लिया तो कौम को एतमाद में ले लें। अब कौम को एतमाद में लेने का ये नहीं, हम नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहते, लेकिन बिल्कुल सही आपने, बात है। आप देखिए ना, आप किसी के मुकद्दर का फैसला करने जा रहे हैं, यानी आपके मैं मुकद्दर का फैसला करूं आपसे पूछू ही ना, यानी जी ये कौन बिल्कुल सा सही। तरीका ये तो कार है? ये तो ये आपको तो ये तो ना इसकी, ये ना इखलाकियात इजाजत देती है, ना कानून इसकी इजाजत देता है, ना आइन देता है, ना मजहब देता है। अब यहीं से आप अंदाजा लगाए ना, यानी क्या कहना चाहती हैं, आपका मकसद क्या है। और ये एक तकलीफ से बात है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्रंट पे लाकर बात की। हमारा आप जो कि चैनल टारगेट किया हुआ है, वो चाहे फायरवॉल लगा लें या बाकी ले लें, वो रीच नहीं हो पाती। क्या करें, अब हमारी मजबूरी, हम तो अपनी बात करते रहेंगे, हम पर ताकि सर, ये रिकॉर्ड महफूज सवाल रहे। ये है कौम के जहनों में कि अगर इस जो इन्होंने एग्रीमेंट किया है, अमेरिका के सदर ने जो खुल के कहा है कि शुरू दिन से पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल हमारे साथ हैं, एक नंबर वन उन्होंने बात की। नंबर टू, उन्होंने ये बात की कि वो अकार्ड के बारे में भी 100% हमारे साथ मुतफिक है। अगर ये सारी चीजें पाकिस्तान के मफाद में है, मुद्दे मुसलमान के मफाद में है, तो ट्रांसपेरेंसी का तकाजा है, शफाफियत का तकाजा है कि वो इसको पार्लियामेंट में लाएं, इसके ऊपर ओपन बहस करें, और वो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो ताकि कौन को पता चले कि इन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। देखिए चोई साहब, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये तो कोई कॉन्फिडेंशियलिटी का इस प्रिंसिपल तो नहीं है ना, ये तो बंद कमरों में फैसले तो नहीं है ना। आप किसी की जानो माल क्या फैसला कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी फंडामेंटल, आप बुनियादी तौर पर देखें ना, पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। अगर करेगा तो आर्टिकल 8, यानी कल कल आप अगर मिसाल के तौर पर कहें जनाब आपके जो कत्ल हुए हैं मैं माफी देता हूं, आप किस कैपेसिटी में माफी दे सकते हैं? आप बिल्कुल जो नहीं दे थोड़ा सकते। गौर करें ना, कसास और दियत का प्रिंसिपल क्या है, आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? जबकि हाँ। कातल नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैं अपने मौके पर डट के खड़ा हूं। तो ये अब डूब मरने का मकाम है ना जिस किसी लिए भी है, ये तो समझने वाली बात है ना। मुस्लिम उम्मा जो इतनी बड़ी फोर्स है उनकी, और कल याद रखिएगा, या नहीं मुझे याद आ गई बात, तारीखी बात बताने लगा हूं। जनाब, जनाब का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जियाउल हक, याद होगा एक बेल्ट पहनी होती थी उसने, याद है? जी बिल्कुल ऐसे ही। जब वो ब्रिगेडियर थे गालिबन इनको। बिलावल भुट्टो जनरल जियाउल हक को नवाज शरीफ का रूहानी वालद कहा करते हैं, बार बार कहा करते हैं। देखिए वो याद होना चाहिए, गालिबन उस वक्त ब्रिगेडियर थे, जब उर्दून की सरजमीन के ऊपर जब वो निकालने के लिए कहा, सारे भाग गए, कोई तारीख का मुसलमान। तारीख का खूनी बाब है और ये याद रखिएगा कौन गया था, ये जियाउल हक। जनरल ये जियाउल तो हक। तारीख और आंख में है ना, इसके बारे में शेर लिखे हुए हैं सारे, मुझे कहने की क्या जरूरत है। अगर उन्हें इस एक लिंक को किरदार जोड़े, था। आप कहीं आप ये कह तो नहीं कहना चाहते कि जो उर्दू में तारीख दोहराई थी जनरल जियाउल हक ने, अब जनरल जियाउल हक का रूहानी बेटा जो है वो गजा में नवाज जाके शरीफ वो ने पूछ तारीख दोहराने लगे हैं। नवाज शरीफ देखिए, अब तो बुरहानी बेटा है, शबाज शरीफ सारा ये सारी बातों को ये एक सामने बात है। रखे ना। हाँ, वन एंड सेम कल थिंग। देखे ना, कल हमास को निकालना है वहां से, तो फोर्स कौन सी इस्तेमाल होगी? फोर्स, जो बातें आ रही हैं पता नहीं सही है या गलत है, हम तो सवाल छोड़ रहे हैं, इसकी वजाहत करें आकर कि वो फोर्स शायद मुस्लिम उम्मा की फोर्स इस्तेमाल होगी। सर, आप ये समझ रहे तसव्वुर बात? करके ही दिल खून के आंसू रोता है। जो आप मंजर कशी कर रहे हैं मुस्तकबिल की, जो आपकी बसीरत, जो आपकी आंखें जो कुछ देख रही हैं, ये बहुत खौफनाक मंजर कशी है। खुदा ना करे ये वक्त बद आए कि तो पाकिस्तानी साहब फौज देखिए, वहां पे हमास को मारे, फलस्तीनियों को मारे, इसलिए कि ट्रंप खुश हो, नेतन्याहू खुश हो। तो साहब देखिए, तारीख की और आंख यही है। मुस्लिम, अगर मुगलिया खानदान को सामने रखकर देखें, हमारे यहाँ बाकी चीजों को सामने, किरदार सारे कुछ सामने, नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सारा कुछ तो सामने है ना। आपके पास सबसे बड़ी मिसाल कौन सी है? वाकया करबला। जी और बिल्कुल, ये वाकया करबला क्या सिखा रहा है? तारीख का सबसे दर्दनाक बाब। और ये दीन की सिमत का तयन कर रहा है कि दीन हुसैनियत है, दीन यजीदियत नहीं है। और एक और सबक दे के गया था, कूफा वाले खामोश रहे थे। हम कूफा कूफी वाले नहीं है भाई, खामोश रहे। हम कूफी नहीं बनना चाहते, जो जाना नहीं आ जाए, लेकिन हम आवाज उठाते रहेंगे, और हमारा काम यही है, आवाज उठाते रहना। उस माने या ना माने, भाई नुसरत मेरा नुकता नजर है ना।
ये हाँ मेरा जी, नुक्ता नजर है, आपका मुस्लिम हुक्मरान तो कूफी बन गए हैं, ये अवाम नहीं बने तारीख का हैं। दर्दनाक पहलू है। हाँ जी, तारीख का अवाम नहीं बने। दर्दनाक पहलू है। हाँ जी, वो अगला सवाल ये है कि कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट के बाद हुकूमत पाकिस्तान आइन के कटहरे में खड़ी है, कानून के कटहरे में खड़ी है, जमीर के कटहरे में खड़ी है, और उससे हुकूमत पाकिस्तान से ज्यादा काजी फायज ईसा एक मुजरम की तरह बैन अवी तौर पर कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स के कटहरे में खड़ा है। उन्होंने उन्होंने जब ये ना बरतानवी सफीर ने एक बात की थी, तो बतौर चीफ जस्टिस एक खत लिखा था बड़ा लंबा चौड़ा, जो उनके मनसब के मुनाफी था, वो नहीं लिख सकते थे। अब वो रिटायर हो चुके हैं, अब वो लिख सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि उनके अंदर इतनी खिलाकी जुर्रत है, इतनी गैरत है, इतनी हमीयत है कि वो कॉमन ऑब्जर्वर्स की इस रिपोर्ट को रद्द करने की हिम्मत करें और उनको खत लिखे? तो साहब, एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में बहुत जरूरी है वो समझने के लिए चीजें, तो बहुत जरूरी है। अगर आप अगर तारीख का वो, मैं तो बहुत सी चीजें उस वक्त मैंने टेकअप की थी। टेकिंग अवे अ सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी, कि अगर सिंबल ले लिया जाए तो सेक्शन 215 के हवाले से, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इंटरप्रिटेशन ही गलत कर दी थी। उन्होंने पार्टी को जो है ना, पॉलिटिकल पार्टी को एसोसिएशन बना दिया। ठीक है ना जी। और मैं तो पहले दिन से ये बात करता रहा हूँ, और मैं बांगे दौल कहता हूँ, मुझे रोका गया था ये पिटीशन परसू करने के लिए, पार्टी के अंदर से कुछ लोगों ने रोका था। अगर अच्छा। वो आज पिटीशन अगर रिजल्ट ओरिएंट होती है, सिंबल ना लिया जाता। और फिर आंखें बंद थी जस्टिस काजी फायद ईसा की, नॉमिनेशन पेपर के अंदर जो हो रहा है, आंखें बंद थी कि कहाँ हुआ है। यानी यहाँ ढंढोरा जो, वो जाने तो जाने, गुल ना जाने, बाग को सारा जाने। और फिर फाफर ने ये रिपोर्टें सारी दी थी। सर, फाफर कुरान की वो एक आयत का मफहूम है कि आंखें अंधी नहीं होती, वो दिल अंधे होते हैं जो सीनों के अंदर हैं। तो काजी उन बदबख्त लोगों में से है कि जो दिल का अंधा था। तो सब, इसमें तो कोई शक नहीं है, कर गया ना। और वो बात आती है, बुराई को हाथ से रोको, फिर जुबान से, फिर सबसे नहीव किया दिल से और ये इंसान अल्लाह ताला ने तौफीक ही नहीं दी, इसके दिल पे ताले लगे हुए थे। यानी तुम्हें इतनी भी तौफीक नहीं मिली कि दिल से ही बुरा जान लो तुम। यानी बिल्कुल तुम सही कहा। ताकत में थे, तुम्हें फैसला, तुम्हारे जिम्मेदारी थी, मगर तुम अंधे बने रहे। और तारीख के अंधों को याद रखिएगा, ना दुनिया में ना आखिरत में। अब जो कॉमनवेल्थ ने जो बात कह दी है, जो फाफर ने कही है, जो रिकॉर्ड है, अब सारा कुछ सामने आ गया। लेकिन मैं तल्ख बात आपके सामने बता दूं, तारीख से उठाकर देख लें, हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट, बहुत सी चीजें आपके सामने है, 4 हलकों का खोलना, 32 पेंचर, ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड पे देखते रहे। लेकिन कभी देखा कि उसका कोई नतीजा निकल सका? मॉल्टन साने का मैं कितने दर्दनाक बातें बताऊं। दर्दनाक तारीख है मॉडल टॉम लेकिन सानी की। ये कसूर किनका है? इन सियासतदानों का है। ये एक असल में, कब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं एस्टेब्लिशमेंट, ओ भाई ठीक है, अब वो एस्टेब्लिशमेंट का तो काम ही ये है। अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर आप मिल जाएं, अगर आप आवाज ना उठाएं, और ये कसूर इमरान खान का, उसने आवाज उठा दी, वो खड़ा हो गया, वो इसको बदलना चाह रहा है, अकेला नहीं बदल सकता। कौम को खड़ा होना था, कौम नहीं खड़ी हुई। बुरा लगे या अच्छा लगे किसी को, पार्टी नहीं खड़ी हुई उस तरह से, मानना पड़ेगा। वो अकेला इंसान है जो इस सारे निजाम के साथ खड़ा हुआ है। मैं कहूं, मैं भी नहीं खड़ा हो सका उस तरह भाई, क्यों? मैं ये क्यों कहूं? वो अल्लाह ताला ने उसको हिम्मत दी है कि उस तरह से, जिस तरह से वो इमरान खान ने काम कर दिया, वो कोई नहीं कर सका। और गोंगलू मिट्टी झाड़ने वास्ते साढ़े जो बड़े है गया, वो इधर की गल्ला करेगा, को उधर की गल्ला करेगा। लेकिन असल बात, जो वो काम कर रहा है ना, जेल के अंदर बैठा शख्स, वो एक तारीख रकम कर गया है। कल होना क्या होना है, हर एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है वो। लेकिन मैंने एक बात आपको कही थी, बस बात खत्म करते हुए, अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट पे जो इलेक्शन धांधली वाला केस है, अब लगाए ना, डिसाइड करे ना बिल्कुल। इसको सामने। ये आपने बहुत अहम का नुक्ता उठाया है कि अब ये ना वो पिटिशन को निकाले झाड़ के। निकाले ना, झाड़े के निकाले ना, मिट्टी के नीचे से लगाए ना उसको, फैसला करें उसको। और और अब यहाँ क्या है, यहाँ पर आपको पता है, जैसे जहांगीरी को सजा किस बात की मिली? फॉर्म 45 47 मंगवा लिया, खड़ा हो बिल्कुल गया। उनका जुर्म यही था। ये देखा ना,
तो इसलिए याद रखिएगा, जो जो इस और इलेक्शन कमीशन आज तक बदला क्यों नहीं बदला? बिल्कुल रिटायर हुए हैं बिल्कुल जनवरी सही से बात है। अभी तक। और हमारी पार्टी के हवाले से क्या कर तो लिया ये आपने, अभी बताया ना आप नहीं जरा। समझते कि ये ना इलेक्शन कमीशन को कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट पर रद्द अमल देना चाहिए कि ये वो उनके मुंह पर इलेक्शन कालक कमीशन पड़ी को गई है। मैं फिर बताना चाहूंगा, कोई इलेक्शन कमीशन नहीं देना। ये हमें, हमारा काम था, हमारी पार्टी का काम था इस चीज को लेके आना। हमारी पार्टी अभी तक तो इलेक्शन कमीशन नहीं लगा सकी, आप अंदाजा लगाए ना, आई नहीं लगत करना, वो नहीं लगवा सकी। क्या कहें किसी को, हम अलमिया तो है ये, बात करते हैं, बहुत बात बड़ा करते अलमिया है। नाजरीन, मौजूआत और भी थे, लेकिन वक्त की शॉर्टेज के पेश नज़र इंशाल्लाह ताला हम कल इन्हीं मौजूआत को आगे बढ़ाते हुए और कुछ नए मौजूआत को शामिल करते हुए आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मोहम्मद अजहर सदीक और अकरम राई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।